हेलो। ये सीजीएल का मैथमेटिक्स का टीयर 2 का पेपर है, मेंस का। और इसमें जो पहला सवाल है प्रोबेबिलिटी पे है। यहाँ इन्होंने दो इवेंट है ए और बी। तो पहले उन्हें ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बताई है 5/9। फिर ए बार यूनियन बी बार, उसकी प्रोबेबिलिटी बताई है 13/27। और ए की प्रोबेबिलिटी बताई है 11/18। तो दो इवेंट हैं और आपको ये मालूम है कि ए बार का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है। यदि ये ए है तो यूनिवर्सल सेट का जो बाकी हिस्सा हो गया वो सारा ए बार या ए डैश है। तो यदि हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कहें, ये जो हैश पोर्शन है वो ए डैश है। तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या ए बार। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। इवेंट ए और इवेंट ए बार ये ए डैश एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। दोनों की प्रोबेबिलिटी सम करने से एक आएगा हमेशा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर ए बार यूनियन बी बार दिया हुआ है। तो आप ये देखिए, ये ए बार हो गया और यदि हम उसी तरह से बी बार निकालना चाहें तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा और बाकी तो आएगा ही बी के बाहर जो है। तो सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी, ये ए बार यूनियन बी बार के अंदर नहीं आएगा। ए बार यूनियन बी बार, इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है तो इसका कॉम्प्लीमेंट है ए बार यूनियन बी बार। तो इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो बात है, यदि आप ये रिलेशन आपको समझ में आ गया तो फिर ये सवाल बहुत इजी है, अदरवाइज थोड़ा टफ है ये। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हम, आप ये देखिए ए जो ए बार जो है ए के बाहर और बी बार जो है बी के बाहर जितने एलिमेंट हैं इन दोनों का जब हम यूनियन बनाएंगे तो ये वाली चीज जो है इन दोनों में नहीं आएगी, ना ए बार में आएगा ना ये बी बार में आएगा। एंड देयरफॉर ये आप समझिए कि ये ए इंटरसेक्शन बी है और बाकी जो है ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो जो हमने हैश किया है वो ए बार यूनियन बी बार है और जो हैश नहीं है वो ए इंटरसेक्शन बी है। तो आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है। इस प्रिंसिपल से यह सवाल आसानी से लग जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपका ए बार यूनियन बी बार दिया हुआ है 13/27। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1 माइनस 13/27 यानी 14/27 हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी निकालने में ही हमारा इंटरेस्ट है, इसलिए कि ये हमको मालूम है कि ए यूनियन बी जो होता है दैट इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ से निकाल लिया 14/27 और ए यूनियन बी हमको दिया हुआ है 5/9, पी ए दिया हुआ है 11/18, पी भी हम निकालना चाहते हैं और पी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया 14/27। तो यहाँ से पी बी हो गया 5/9 माइनस 11/18 प्लस 14/27। तो इसमें आप जो 154 जो है वो
30 माइनस 3 11 33 प्लस 28, ये हो गया 25/54। तो बी होने की पॉसिबिलिटी जो है वो 25/54 हो गई। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 25/24 54, which will be 29/24 54। तो अब देखिए बी के होने की पॉसिबिलिटी 25/54 है, नहीं होने की पॉसिबिलिटी 29/54 है, एंड देयरफॉर odds against its happening is 29/25। odds against the event B 29/24। ये जो आंसर है फोर्थ, दैट इज करेक्ट। तो अब ये दूसरा सवाल देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top of a 10-meter high building is 60 degrees. If the distance between the tower and the building is 50√3 meters, what is the height of the tower? तो इसमें आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस होते हैं, यदि आपको 1060 की वैल्यू पता है तो ये सवाल आपको तुरंत लग जाएगा। दिस इज अ बिल्डिंग, इसकी हाइट 10 मीटर दी हुई है। लेट्स से दिस इज द टावर, ये 50√3 है, ये 50√3 हो गया, ये बिल्डिंग का टॉप है। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपको इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को मिलाना है और हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका एंगल देखना है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मान लीजिए इसके बॉटम से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो हॉरिजॉन्टल से ये लाइन होगी एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों केसेस में जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही लेना है। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो इफ दिस इज x, then you have x by 50√3 is 1060, which is √3, and therefore x is 50 into 3, 150 meters। और जिसमें जब 10 मीटर हम जोड़ देंगे तो पूरी हाइट हो जाएगी 160 मीटर। तो जो फोर्थ है वो इसका आंसर है। ओके, नाउ अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में एक डेटा सीरीज दी हुई है। डेटा सीरीज की कुल टेस्ट किया है, उसमें 25 में से 15 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो दिए हुए हैं, और इसमें हमको मोड्स का प्रोडक्ट बताना है। तो आपको पता है जो डेटा होता है उसको तीन तरह से उसका हम एक तरह से आप कह सकते हैं उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, या उसका नॉट एवरेज वैल्यू, ये हम कहें कि एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। वो तीन तरह से हो सकती है। एक तो आप मीन ले लें, सबको ऐड करके नंबर ऑफ डेटा से भाग दे दें, या फिर आप उनको असेंडिंग सीरीज में लगाएं, जो बीच की फिगर होगी वो मीडियन होगा। यदि बीच एक, जैसे मान लीजिए कोई जो डेटा है वो ऑड नंबर्स हैं, तब तो ठीक है, बीच में एक नंबर आ जाएगा, वो मीडियन हो जाएगा। यदि नहीं है, इवन है, तो फिर आपको दो बीच वाले लेके उनका एवरेज करना पड़ेगा, वो मीडियन होगा। और मोड में क्या होता है, मोड में आप देखते हैं कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम टाइम जो है अपीयर हुई है। तो यहाँ पर दो वैल्यूज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें ये 13 जो है 2 बार आया है और 15 2 बार आया है। तो इसके दो मोड्स हैं, और कम से कम 2 मोड तो एक्सपेक्टेड थे क्योंकि प्रोडक्ट पूछ रहा था। तो आपको 15 को 13 को मल्टीप्लाई करना है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मोड्स
15 इंटू 13, 13×6 = 19 और 95। ओके, ये जिसको मोड की डेफिनेशन पता है तो ये निकालना बहुत आसान है। अब चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल जो है वो वर्क से रिलेटेड है, और वर्क में आपको एक ही चीज याद रखनी है, जो सबसे बेसिक होता है वर्क का। ये देखिए, इस सवाल में 4 लोग हैं, ए बी सी एंड डी। तो पहले इन्होंने ए और बी को एक साथ काम करने को उनको 12.5 दिन लगते हैं, बी और सी को 18.75 डेज लगते हैं, और सी और ए को 15 डेज लगते हैं। अब इनका कहना है कि ये तीनों एक साथ काम करें और डी को और इंक्लूड कर लें, जिसकी एफिशिएंसी है सी की एफिशिएंसी का 40%, विच इज 2/5। तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा? तो इसके लिए मैं कुछ छोटा करता हूं। देखिए, एक आपको सिंपल सा जो कॉमन सेंसिकल, जो आप इवन इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दिस चैप्टर, यदि कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में उसका 1/10 करेगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है, सिंपल है ये। तो इसी प्रिंसिपल से यह सवाल जो है आसानी से लगाया जा सकता है। आसानी से तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, लेकिन प्रिंसिपली जो है इस सिंपल फैक्ट से आप सवाल लगा सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ए जो है उस काम को अकेला ए दिन में करता है, बी दिन में, इसी तरह से सी स्मॉल सी, और डी जो है वो डी डेज में करता है। तो नाउ ए का एक दिन का काम होगा 1/a, बी का होगा 1/b, एक दिन का काम। और क्योंकि ये दोनों इस काम को 12.5 दिन में करते हैं, इसका मतलब ये एक दिन में 1/12.5 इतना काम कर लेंगे। ठीक है, इसको फ्रैक्शन लिख दें, 25/2 नीचे है तो जाएगा 2/25। सिमिलरली 1/b प्लस 1/c, यह 18.75, 18 × 3/4 तो 4/75 हो गया। ये 75/4 उसका उल्टा 4/75, और 1/c प्लस 1/a ये हो गया 1/15, क्योंकि ये दोनों मिलकर 15 डेज में करते हैं। ओके, हमको क्या निकालना है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 2/5 ऑफ 1/c, ये कितना होगा? हमको ये निकालना है, क्योंकि जब ये निकल जाएगा तो इनका एक दिन का काम होगा, फिर हम टोटल काम कितने दिन में होगा उसको उल्टा करके निकाल देंगे। ये जो है डी का हमने लिखा हुआ है, क्योंकि डी की एफिशिएंसी जो है सी की एफिशिएंसी का 2/5 है, और सी जो है वो एक दिन में 1/c डेज में कर रहा है, ये उसकी एफिशिएंसी हुई। 1/c काम एक दिन में कर रहा है, तो डी जो है उसका 2/5 करेगा, तो हमने ये डी लिख दिया। हमको ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए यदि हमको ये निकल जाए, ओके, तो ये कैसे निकलेगा? आप देख रहे हैं कि इसमें 1/a सीरीज में जब देखते हैं तो 1/a 2 बार आया है, 1/b 2 बार आया है, 1/c 2 बार आया है। तो यदि हम इन इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दें, सब 2 बार आए हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर आप लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, and that will be their sum, 2/25, 4/75, 1/15। तो 75 इसका एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 3 6 प्लस 4 प्लस 5/75, यानी ये हो गया 15/75, यानी 1/5। इसका मतलब हुआ कि 2 को यहाँ से निकाल दें तो यहाँ हो जाएगा 1/10। ठीक है सर। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसका मतलब ये लो
तीनों मिलके 10 दिन में काम खत्म कर लेंगे। एक दिन का इनका तीनों को मिलाकर काम 1/10 है। नाउ हमको 2/5 ऑफ 1/c निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? हमारे पास ये है और आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे 1/a + 1/b है, यदि इसमें से ये घटा दें तो 1/a आ जाएगा। तो जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/10 माइनस 2/25। तो इसमें हो जाएगा 50 एलसीएम, 5 टाइम्स कर दीजिए, 5 टाइम्स माइनस 4/50 यानी 1/50। इसमें से इस काम को 50 दिन में करता है, एक दिन में 1/50 कर रहा है। अब आपको ये निकालना है। तो यहाँ ये इसका पता है आपको, ये 1/10 है, 1/10 प्लस 2/5 और 1/c जो है हमारा 1/50 आ गया। ठीक है साहब, यहाँ एक प्योर नंबर आ गया। इसके जो आप उल्टा करेंगे तो ये चारों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पता चल जाएगा। तो आप ये देखिए, तो 1/10 प्लस 1/125 तो नीचे आ जाएगा 250 और 25 तो 27/250। ओके, तो ये चारों मिलके एक दिन में 27/250 कर रहे हैं। तो काम को खत्म करने में टोटल काम जो है वो 250/27 डेज में खत्म होगा। और ये जब आप करेंगे एंड 6 18 और 6 24 हो गया 7 9 एंड 7/27। ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखिए इसमें कैलकुलेशंस हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल सी हैं। और इसमें सिर्फ एक ही चीज आपको पता होनी चाहिए थी कि यदि कोई काम मान लीजिए डी है, यदि वो डी डेज में करता है तो एक दिन में 1/d करेगा। दिस इज ओनली थिंग यू नीडेड टू नो। उसके बाद ये सारा सवाल जो है स्टेप वाइज आसानी से हो सकता है। अब आप देखें 5वां सवाल। पांचवा सवाल देखिए, इस सवाल में उन्होंने कहा कि ए बी और सी की एवरेज एज 20 ईयर्स है। 2 साल पहले ए और बी की एजेस का सम सी की एज से 6 ज्यादा था। तो उनकी सी की प्रेजेंट एज क्या है? 2 साल पहले ए और बी की एजेस का सम सी से 6 ज्यादा था। तो अभी आप देखिए, अभी उनकी एज मान लीजिए ए बी और सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी ये 60 हो गया, क्योंकि एवरेज जो है वो 20 दिया हुआ है। और 2 साल पहले उनकी एजेस में क्या रिलेशन था? a-2 प्लस b-2, ये 2 साल पहले उनकी एज ए और बी की, और सी की 2 साल पहले की एज से 6 ज्यादा। ये तो यहां से आपको सी निकालना है। तो आप देखिए, यहां हम कह सकते हैं a प्लस बी -4 एंड 6 - 2 4, so -8 इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, ये -4 हो गया। अब वो उधर का जो 4 इधर आके -4 -8 हो गया, यहाँ सी रह गया। अब हम a प्लस बी की जगह यहाँ से 60 - c लिख सकते हैं। तो 60 - c -8 is c, that means 2c is 52 और c is 26। तो अब ये देखिए कि इसमें ए बी और सी तीन अननोन है।
इक्वेशन आपके पास दो हैं, तब भी आपने से निकाल लिया। वो इसलिए कि दूसरा इक्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो 2 साल पहले का रिलेशन बता रहा है, तो वो पहले उससे कनेक्टेड है। तो इस वजह से आपके पास एक्चुअली इनडायरेक्टली 3 इक्वेशन है, और इसे निकालना ऐसा हो गया, आपने से निकाल दिया। ठीक है, ओके, सो वी आर डन हियर। ये सारे सवाल जो है हम सिंपल उससे लगा रहे हैं। यदि आपने मान लीजिए आपको सिर्फ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स पता है, और यदि आपकी कैलकुलेशन ओके है, कैलकुलेशन से मतलब ये है कि जैसे आप 83 - 26 करना है, या 80 को 7:9 के रेशियो में डिवाइड करना है, यदि आपको ये मालूम है तो ये सवाल लगाए जा सकते थे। और इसमें से सिर्फ 3 सवाल ऐसे हैं, एक प्रोबेबिलिटी का है, और एक जो है मोड वाला सवाल है जिसमें ग्रुप डेटा है, और एक सवाल जो है वो रेशियो वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। ये 3 सवाल छोड़ के बाकी सवाल आप प्रिलिमिनरी उससे ही लगा सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यदि आपकी कैलकुलेशन सही है, जिसमें कैलकुलेशन से मेरा मतलब है कि आपको प्लस और माइनस करना और आपको 20 तक के टेबल याद हो, तो ये सारे सवाल लगाए जा सकते हैं, एक्सेप्ट दिस 3। So now we come to 6, and the 6 is what will be the single discount equivalent to the successive discounts of 20, 35 and 10%. तो जब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट कोई शॉप में आप सक्सेसिव डिस्काउंट लेते हैं, तो उसमें आप ये ध्यान दें कि दूसरा डिस्काउंट जो है पहले डिस्काउंट होने के बाद जो फिगर आती है उस पर लगता है। ऐसा नहीं है कि आप तीनों डिस्काउंट को जोड़ दें, जैसे यहाँ पे आप जोड़ दें तो 20, 35 और 10, तो 30, 65, 65% हो गया, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं कई बार लिखा होता है 50% एंड अनदर 50%, जिसका मतलब हुआ कि यदि आप जोड़ देंगे तो 100% हो गया था, तो आपको फ्री में मिल गया। ऐसा नहीं है, 50% करने के बाद जो मिलेगा उस पर 50%, यानी कि ओरिजिनल का 25% उसका आधा। तो वही यहाँ पर है यदि पहली बार 20% डिस्काउंट है, तो जो आपको चीज़ मिली वो 0.8 में मिलेगी 80% पे, या वैल्यू का 0.8, और उसके बाद आपको 35% डिस्काउंट है। इसका मतलब ये जो भी फिगर आया है इसका 0.35, 0.8 ऑफ द मार्क प्राइस, वो हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको अल्टीमेटली सबके आगे ऑफ लिखना पड़ता। तो 0.8 इंटू 0.35 एंड फाइनली 0.1, सॉरी 0.8 इंटू, जब आपको 20% डिस्काउंट मिला तो आपने 0.8 दिया, फिर आपको 35% डिस्काउंट मिला, मतलब आपने 65% दिया 0.65, और फिर आपको 10% ऑफ मिल गया तो आपने 90% दिया। तो ये जो आपका प्रोडक्ट आएगा 72 इंटू 0.72 इंटू 0.65, ये आप कह सकते हैं ऑफ सीपी, जो हो गया 360 65, 46.8, तो आपको मिल गया 53.2, क्योंकि आपको 0.468 में चीज मिल गई, तो आपको जो डिस्काउंट था वो 53.2%, राइट। चलिए ये हो गया। इसमें जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप डिस्काउंट लगाते हैं तो जो पहले की जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस पर लगाएं, और 100 में से घटा के लगाना है आपको। मतलब जैसे आपको यदि 20% डिस्काउंट है तो आपको 80% पे मिलेगा, और पहले की जो भी फिगर था डिस्काउंटेड प्राइस उस पर मान लीजिए 35% डिस्काउंट है तो वो आपको 65% या 0.65 में मिलेगा, यह आपको ध्यान रखना है। आगे 7 देखिए,
एक क्यूबॉइड है। जैसे क्यूब आप जानते हैं, क्यूब जो इक्वल उसकी एजेस होती हैं, जैसे आपका डाइस होता है वो क्यूब है, और जो आपका बॉक्स है, कोई बॉक्स है, वो आपका क्यूबॉइड है, उसमें सब एजेस समान नहीं है। तो एक क्यूबॉइड की बात कर रही है, और क्यूबॉइड में उसकी लेंथ जो है 3 लेंथ होंगी और बाकी रोटेशन होगा उनका। तो जो 3 लेंथ है वो 6, 3 और 2 के रेशियो में। इसका मतलब हुआ कि इसके अलावा सरफेस एरिया दिया हुआ है 1800, आपको वॉल्यूम बताना है। तो जो रेशियो वाला सवाल है उसमें जो रेशियो दिया हुआ है उस पर यदि आप तुरंत एक्स लगा दें तो जनरली यूजफुल होता है। जैसे यहाँ पे कहें 632 है, लेट्स से कि वो एजेस जो है वो 6x, 3x और 2x ये है। ये क्या हो गया, ये एक्चुअल लेंथ हो गई, और 6:3:2 रेशियो है। एक्स से कोई वैल्यू हो सकती है, इनफैक्ट वही हमको निकालना है क्योंकि इसमें सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो आपको पता है, तीनों का प्रोडक्ट होगा, विच विल बी 36x3। ये वॉल्यूम हो गया। और सरफेस एरिया जो होता है वो आप मालूम है ट्वाइस ऑफ AB + BC + CA। तो 2 टाइम्स, तो ये हो गया 18x² + BC 6x² + 12x²। तो आपको एग्जाम में x² बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये तो मैं करते जाएंगे सारा। तो यहाँ पे हो गया 24, 30, 36, 36 × 2 72x²। ये इसका सरफेस एरिया है। ये सरफेस एरिया जो है वो 1800 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं। तो x² इज 1800 / 72, तो 18 से 25। सो x इज 5। 5 को आप यहाँ रख दें 36x³ में, तो वो हो जाएगा 36 × 125। × 36, see 3, 1, 7 और ये 373 हो जाएगा। 23, तो आपका वॉल्यूम हो गया 4500 cm3। ये आंसर हो गया आपका सेकेंड। आठवां सवाल देखिए, इसमें एक स्क्वायर है BCDE और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC जो इस स्क्वायर के ऊपर है। तो आपको बताना है EAB + 3AEB का वैल्यू। तो देखिए, जो इसने कहा है BCDE, उसी सीक्वेंस में आप एक स्क्वायर बना लें, सेम एज BCDE, और जो ट्रायंगल है वो ABC है। तो यही है कि ये ABC होगा, और क्योंकि इक्विलैटरल है तो ये जो एज है वही एज ये होगी और वही एज ये होगी। तो यहाँ जितने स्ट्रेट लाइन्स आप देख रहे हैं वो सबका इक्वल लेंथ है, ये देखने का है। तो अब इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ EAB, तो मिला दीजिए इसको, दिस + 3AEB, 3AEB इज दिस, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस + दिस, इसकी वैल्यू चाहते हैं ये। तो क्योंकि अब इक्विलैटरल आपको पता है ये 60 है, ये 90 है, तो ये हो गया 150। और क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो इसके सामने के एंगल ये और ये बराबर होंगे, तो तीनों एंगल जो 180 के होने चाहिए। यहाँ पे आपने 150 कर दिया तो ये बन गया 30, इसका मतलब ये दोनों 15 डिग्री के।
आपका जो है वो 15 डिग्री हो गया, वही 15 डिग्री हो गया, तो वो एंगल प्लस इसका 3 गुना यानी 45 और 15 60, टोटल हो गया 60। ये वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए ये आपका हो गया। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन जो आपको तैयारी करनी है उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इसमें तो यदि अब किसी ने कूल माइंडेड से लगाया, उनका सिलेक्शन हुआ है, कैलकुलेशन में गलती नहीं करी, तो अब ये सवाल देखिए 9th। एक बंदा है जिसने अपनी जर्नी का 1/3 जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, और रिमेनिंग डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, और टोटल उसको 12 आवर्स लगे, तो वो कितने किलोमीटर था? तो इसमें आपको जो सिंपल सा फार्मूला होता है, टाइम जो है वो डिस्टेंस बाय स्पीड है। तो मान लीजिए डिस्टेंस थी x, जो सिंपल अलजेब्रा के क्वेश्चन से लग सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक करने की क्या जरूरत है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए x डिस्टेंस है तो उसका 1/3 हो गया x/3, और यदि ये डिस्टेंस है x/3 और उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर, तो टाइम इतना लगना चाहिए। डिस्टेंस में आपने स्पीड से डिवाइड कर दिया, बाकी जो डिस्टेंस है वो 2x/3 है, 2/3, वो उसने 40 से किया। तो इसमें कुछ घंटे आएंगे, इसमें कुछ घंटे आएंगे, दोनों मिला के 12 घंटे लगे उसको, यहाँ 12 लिख दीजिए। अब ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें एक अननोन है, तुरंत लग जाएगा। तो ये हो गया x/90 प्लस x/60 इज 12। तो इनका आप कर ले 180, तो डबल करना पड़ेगा 2x प्लस इसका 3 करना पड़ेगा 3x/180 इज 12, यानी 5x/180, वो हो गया 5 6, x हो गया 12 इंटू 36, तो 12 इंटू 36 7 और 36 और 7 43, 7 36 7 43, 432। यस, 432 है ये। अब ये सवाल देखें, पी क्यू और आर के रेशियोज में इन्होंने कुछ वैल्यू दी हुई है। पी और क्यू का जो रेशियो है वो 3:4 है, क्यू आर का जो रेशियो है 4:7 है। अब आपको बताना है पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, इनमें क्या रेशियो है। तो आप ये देखिए, P/Q जो है वो 3:4 दिया हुआ है, और Q/R जो है वो 4:7 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि P 3 है तो Q 4 होगा, P यदि 6 है तो Q 8 होगा, और Q/R का मतलब है यदि Q 4 है तो R 7 होगा। इंसिडेंटली यहाँ पे ये दोनों वैल्यू मैच कर रही हैं। यदि मैच नहीं करती तो आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता जिससे कि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाती। मल्टीप्लाई आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 और 4 इज द सेम एज 6:8, 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियो चेंज नहीं होता। लेकिन उससे ये हो जाता कि यदि जैसे अभी है, यदि P 3 है और Q 4 है तो R 7, इसलिए कि यहाँ पर अभी Q की 4 की वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि P/Q/R इज 3:4:7। ओके, अब इन्होंने P+Q, Q+R, R+P पूछा है, तो आप कैसे जोड़ सकते हैं इसको?
P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी। इसमें आप इन वैल्यू को सीधे जोड़ सकते हैं, इसलिए कि मान लीजिए आपने पी क्यू आर को माना 3x 4x 7x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4x, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 7x, और यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 3x। अल्टीमेटली वो x कैंसिल हो जाएंगे, आपको रेशियो और नंबर जोड़ने से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप p प्लस क्यू को सिंपली जोड़ कह सकते हैं 7, q प्लस r को कह सकते हैं 11, और r प्लस q कह सकते हैं 10। तो ये आपका आंसर 7 11 10 चौथा। अब ये 11 सवाल देखिए, ये कह रहे हैं एवरेज ऑफ 25 46 एंड y इज 11, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। चलिए, तो एवरेज का सिंपल सा वो है, उससे आप लगा सकते हैं 25 प्लस 46 प्लस y, इनका एवरेज यदि 11 है तो इनका सम जो होगा 3 इंटू 11 होगा, यानी 33। तो y आपका हो गया 33 माइनस 25 माइनस 46, तो 46 और 25 ये मिलकर हो गया 66 एंड 5 71, तो 33 माइनस 71, तो माइनस में आंसर आएगा आपका 71 में से 30 गया तो 41, और 3 और चले गए तो 38 माइनस 38। ओके, ये एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है। इसमें एक पैक ऑफ कार्ड्स में से पैक ऑफ कार्ड्स में से कुछ कार्ड्स निकाले जा रहे हैं। तो इन्होंने पहले निकाला, 3 बार इन्होंने निकाला है और रिप्लेस किया है। तो पहली बार कोई कार्ड निकाला, फिर उसको रिप्लेस किया, फिर दूसरी बार कार्ड निकाला, फिर उसको रिप्लेस किया, फिर तीसरी बार निकाला, फिर उसको। नाउ द थिंग इज, जब इन्होंने पहली बार कार्ड निकाला, ये पूछ रहे हैं कि इस बार की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले एक जैक निकला, फिर दूसरा जो है ब्लैक कार्ड निकला, और तीसरा जो है इवन नंबर्ड कार्ड निकला। तो देखिए, जैसे आप कोई कॉइन उछालें तो उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2 है, ये आपको मालूम है। और फिर से उसी कॉइन का एक बार फिर से उछालें तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी जो है 1/2 है। लेकिन यदि कोई आपसे कहे कि यदि आप लगातार 2 बार कॉइन निकालें तो उसमें हेड आई बार की क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप ये इजीली डिड्यूस कर सकते हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्योंकि पहली बार आपने 1/2 इसलिए कहा कि उसमें 2 चॉइसेस थे। चलो आप चलिए, पहली बार चॉइस थी हेड एंड टेल, हेड भी आ सकता है, टेल आ सकता है, तो आपने कहा हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2। अब दूसरी बार भी यही हुआ, लेकिन दोनों बार यदि हेड चाहिए तो आप देखिए कितने, वो 2 बार करने से आपका जो, जिसको कहते हैं जो आपके रिजल्ट्स हैं वो 4 तरह से हो सकते हैं। पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए, पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए, दोनों बार हेड आ जाए, या दोनों बार टेल आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि आपका इस सेट में 4 एलिमेंट्स, 4 रिजल्ट्स हैं, और उनमें से दोनों बार हेड जो है वो एक ही बार आया है। इसका मतलब यहाँ दोनों बार हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/4 है, 4 में से 1 जो फेवरेबल इवेंट है आपका। तो 2 ये इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है। एक बार आपने सिक्का उछाला, फिर उसी सिक्के को फिर से उछाला,
तो ये जो है पहला एक्सपेरिमेंट और दूसरा एक्सपेरिमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पहली बार क्या है उसका दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकता है। उसी तरह से यदि आप ताश के पत्ते में से कोई कार्ड निकालें फिर रिप्लेस कर दें तो हर इवेंट की अपनी प्रोबेबिलिटी है और उनके एक साथ उनकी पॉसिबिलिटी जो है वो उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है। तो वही यहाँ पर प्रिंसिपल लगना है। इन्होंने कहा पहले जैक आए, जैक कितने होते हैं, जैक होते हैं 4। तो जैक आने की पॉसिबिलिटी पहली बार में हो गया 4/52। फिर आपने वापस रख दिया। फिर उन्होंने कहा सेकंड कार्ड अ ब्लैक कार्ड। क्योंकि आपको पता है कि 4 आपके व्हाट डू यू कॉल इट, ताश में जो 4 तरह के कार्ड होते हैं उनमें से आपको पता है कि 2 लाल होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। तो 26 उसमें 26 कार्ड जो है वो ब्लैक हुए और 26 जो है वो रेड हुए। तो ब्लैक आने की पॉसिबिलिटी है 26/52। और तीसरा इवेंट का इवन नंबर। इवन नंबर जो है वो आप समझ लीजिए कि किंग, क्वीन और जैक के अलावा 1 से लेकर 10 तक कार्ड होते हैं। तो उसमें से 5 इवन और 5 ऑड है। तो इसका मतलब एक उस पे एक व्हाट डू यू कॉल दैट, हर उसके 10-10 कार्ड हैं, चारों जो कलर्स वाले कार्ड हैं और उसमें से जो इवन नंबर है वो 5-5 है तो 20 हो गया वो। तो वो हो गया 20/52। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा आपका आंसर। तो अब देखिए इसमें इसको सॉल्व कर दिया जाए। ये 2 ये 2 52 एक बार चला जाएगा 26। सो 5/13 × 26 तो 7 26 और 7 33। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। चलिए ये हो गया। अब 13 सवाल देखिए। 13 जो है इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और इसके बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिल सकते हैं। द थिंग इज कि इसमें यदि आप ये कर सकें कि जैसे से शुरू किया, इसमें सवाल क्या है, स्पिरिट और वाटर का एक मिक्स है जिसमें स्पिरिट जो है वाटर इनका रेशियो 7:9 है। टोटल वॉल्यूम 80 लीटर है। अब इसमें से 20 लीटर निकाला एक दूसरे पार्ट में डाल दिया और इसमें वापस 20 लीटर पानी डाल दिया। और जब डाइल्यूट हो गया इसमें से अगेन 32 लीटर निकाला और दूसरे पॉट में डाल दिया। तो दूसरे पॉट में स्प्रेड ऑफ वाटर का क्या रेशियो है ये निकालना है। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको रिपीटेडली एक सॉल्यूशन को जिसमें कि 2 कंपोनेंट्स हैं उनका एक पर्टिकुलर रेशियो में आपको डिवाइड करना है। तो अब जैसे देखिए यदि आप इसको धीरे धीरे करें 80 लीटर्स था, 80 लीटर में 7 स्प्रिट 7:9 वाटर स्प्रिट। तो इसमें कितना स्प्रिट हुआ देखिए 7:9 के रेशियो में। तो इसका मतलब 16 पार्ट्स जो है वो 80 लीटर हो गए। तो एक पार्ट कितना हुआ 5 लीटर। इसका मतलब 7 पार्ट कितना हुआ 35 लीटर। और वाटर कितना हो गया 80 में से घटा लीजिए या 5 × 9 कर लीजिए 45 हो गया। तो शुरू में ये सिचुएशन है। जब इसमें से 20 लीटर निकाल लिया और दूसरे पार्ट में डाला तो 20 लीटर में कितना स्प्रिट और कितना वाटर होगा। 20 को भी आप ऐसे ही 7 और 9 16 करके डिवाइड करें
तो 1.25 आ जाएगा, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें और 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको स्प्लिट वाटर मिल जाएगा। या फिर अब ये भी कर सकते हैं कि ये जो है आपको 80 लीटर में बता है तो 20 लीटर में जो है 1/4 होगा, तो 35 का आधा हो गया 17.5, 17.5 का आधा हो गया 8.75, और 45 को 1/4 करना है तो 45 का आधा हो गया 22.5 और 22.5 का आधा हो गया 11.25। तो आप इन दोनों को ऐड करके देख सकते हैं कि ये 20 आ गया 11/19 और ये 20 हो गया, इसमें आपने सही निकाल दिया है। इसमें कितना आ गया 8.75 निकल गया, तो 35 माइनस 8 यानी 26.75 आ गया 26.25, 27 और 75 निकल गया तो 25, और यहाँ से 11 निकल गया तो 34 और 25 निकल गया तो 33.75। 6 3 9 3 2 5 6, ये दोनों 60 होने चाहिए, दोनों 60 हो गए। अब यहाँ इन्होंने 20 लीटर पानी मिला दिया, तो अब स्प्लिट है 26.25 और 53.75 पानी। इसमें से 32 लीटर निकालना है, और 32 लीटर में कितना स्प्लिट है और कितना वाटर है वहां यदि आप ऐड कर देंगे तो वहां फिर स्प्लिट और वाटर का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 26.25 जो है ये कितने में है, टोटल 80 में है, तो 32 में कितना होगा 80 इंटू 32, और 10 5 25 10.5। तो जो 32 लीटर निकाला अब इसमें से उसमें 10.5 जो है वो स्प्लिट है, तो वाटर कितना हो गया 32 में से घटा दीजिए तो 22 और 21.50। यदि यहाँ तक आपने पेशेंटली कर लिया तो आपको सिंपली ऐड करके रेशियो निकालना है, तो ये हो गया आपका 19.25 और ये हो गया 75 32.75। इसके रेशियो निकालना है आपको, बल्कि उल्टा निकालना है, वाटर का ऊपर होना चाहिए, तो आपका हो गया 32.75 डिवाइडेड बाई 19.25, ये पॉइंट हटा दीजिए, 5 से काट लें, 2 2 4 2 5 से हो जाएगा 131 7 3 अगेन 7 131:77। ये है। इसमें से एक ही गलती हो सकती थी कि लास्ट में उन्होंने क्योंकि 77:131 का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन सवाल में वाटर ने स्ट्रेट पूछा है, तो ये आपने लास्ट में उल्टा कर दिया, सारा मेहनत जो है वो खराब हो गया, समझ लीजिए। वो दो जो दिए हुए हैं 131:77 और 77:131, वहीं पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, क्यों जैसे वैल्यू दे रखी है। चलिए अब ये देखिए, ये एक सिंपल सा सवाल है, मंकी है और ह्यूमन विजिटर्स है किसी पार्क में, हेड्स जो है जोड़े गए वो 54 थे, 54 हेड्स और 148 लेग्स थे, तो कितने मंकीज थे, तो मंकीज जो है वो मंकीज और आदमी दोनों मिला के 54 है, और सबके यदि दो यदि आप लेग काउंट करें तो कितना होगा ये 108, और एक्चुअली इन्होंने लेग काउंट किया 148, इसका मतलब जो 40 एक्स्ट्रा है वो मंकीज की वजह से है। हर मंकीज जो है वो 2 एडिशनल जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 40 लेग के लिए 20 मंकी होंगे। या फिर छोड़िए, उसमें क्या करना है, जैसे आप लिखते हैं कि मान लीजिए मंकीज हैं M और ह्यूमन्स हैं H, तो M और H मिलके हैं 54, और लेग्स की बात करें
तो मंकीज के 4 हो गए 4m प्लस ह्यूमंस के 2 हो गए 2h बराबर 148। इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा बड़ी आसानी से। इसको 2 से मंकीज निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 4m प्लस 4h बराबर 4 से 16 216 घटा दीजिए। लगे कट गए सभी। दो जो हमने इक्वेशन देखे यहाँ पर, monkeys m plus humans h is 54, is it? 4m plus 2h is 148। आपको मंकीज निकालने हैं तो ह्यूमंस को गैप करना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2m प्लस 2h बराबर 108 हो गया। तो यहाँ से आपका 4m माइनस 2m इज 2m, 2m बराबर 40, so m is 20। सेम थिंग है। और इसका ये भी बड़ा सिंपल सा था, लेकिन समहाउ यदि आपको नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो ये सिंपल से क्वेश्चन तो आसानी से लगाया जा सकता है। और कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, तुरंत हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा इसमें। और देखिए 15th क्या है भाई, ये इन्होंने ए और बी की वैल्यू दे रखी है। 58 square minus 25 square by this, similarly b is this by this, then the value of 1 by b minus 20 by a, ये पूछ रहे हैं। तो आपको a square minus b square का जो फार्मूला है यदि वो मालूम है, और मालूम होगा ही, अलजेब्रा का वन ऑफ द सिंपलेस्ट इक्वेशंस है वो, a square minus b square is a plus b into a minus b। ओके, तो यहां से आप निकाल सकते हैं a is 58 square minus is a 25। okay, तो 58 square minus 25 square, so 58 and 25, 58 78 and 5 83, and 58 minus 75, so 38 minus 5 33, 46 plus 37 76 and 7 83, 46 minus 37, तो 16 minus 7 is 9। तो आपका ये इलेवन बाई 3 आ गया। उसी तरह से बी देखिए 26 स्क्वायर माइनस 15, तो 26 16 माइनस 5 11, और 26 प्लस 15 हो गया 41, 56 माइनस 15 46 माइनस 5 41, और 46 प्लस 15 56 प्लस 15 तो 66 and 71, ये हो गया 11 by 71। और इन्होंने पूछा 1 by b, 1 by b will be 71 minus 21 by 11 minus 20 by a, 20 into 3 60 by 11, that is 11 by 11 यानी कि 1। इसका आंसर हो गया सेकंड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, कैलकुलेशन ये सिंपल, प्लस माइनस करना है। सोलह सवाल देखें। अब ये 16वां सवाल देखें। 14 लोग हैं, उनमें से 13 लोगों का जो वेट है वो 78 kg दिया हुआ है।
एवरेज 13 लोगों का एवरेज वेट 78 है और जो 14वां पर्सन है उसका वेट सारे 14 लोगों के एवरेज से 39 ज्यादा है। तेरह लोगों के एवरेज से नहीं, क्योंकि फिर तो आपने 78 प्लस 39 निकाल देना चाहिए था। 14वें का जो वेट है वो सारे 14 का एवरेज लेने के बाद उससे 39 ज्यादा है, तो हमको उस 14वें आदमी का वेट निकालना है। ओके, तो आप देखिए एक इसमें इक्वेशन सिंपल सा रखना है कि मान लीजिए कि 14 लोगों का वेट है x, तो टोटल वेट 14x हो गया। ओके, अब 13 लोगों का वेट जो है वो 78 इंटू 13 होगा, क्योंकि उनके वजन को पता है 78 है। सिर्फ 13 लोगों का देखें तो 78 प्लस 13 हो गया, प्लस 14वां जो है उसका खुद x तो है ही, प्लस 39 और है, ये मिला के फिर 14x होना चाहिए, क्योंकि ये वेट जो है सारे 14 लोगों का मिला के है। 13 लोगों का इतना हो गया और 14वें का जो वेट है वो x एवरेज 14 का प्लस 39, और ये 14 लोगों का 14x होगा। तो यहां से आप देखें तो 13x बराबर हो गया 78 इंटू 13 का कैलकुलेशन लंबा चौड़ा प्लस 39, इसमें से आप 13 कॉमन निकाल लें तो हो गया 78 प्लस 3, तो 13x इज दिस मच, 13 यहाँ से कैंसिल हो गया, x बराबर 81 आ गया। अदरवाइज भी निकल सकता है ये, यदि इस पर जरा ध्यान दिया जाए तो, लेकिन इक्वेशन में क्या है कि आप मैकेनिकली लगा सकते हैं और इसमें आपके भटकने की गुंजाइश बहुत कम है या गलत होने की। जैसे यहाँ पर आप ये सोच सकते थे कि यदि इसका 39 ज़्यादा है तो अपना एवरेज खुद उस मतलब 14 लोगों के एवरेज से 39 ज़्यादा है, तो ये 39 जो है बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 13 लोगों में, तो उनका जो है वो हर एक को 3 दे सकता है, तो इनका एवरेज जाएगा 78 प्लस 81। ओके, उस तरह से ही बन सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट है, इसमें 1 मिनट लगेगा आपको, आधा मिनट लगेगा, लेकिन तुरंत बन जाएगा ये। अब ये 17वां सवाल देखें। इस सवाल में क्या है कि लोग हैं जो 1 किलो की बजाय 950 ग्राम से 750 ग्राम गलत तोल रहे हैं और वो जो बेईमानी हो रही है उससे प्रॉफिट बना रहे हैं। इसमें जो बंदा है ये जितने 180 रुपीज पर केजी में कुछ खरीद रहा है एप्पल्स और 180 में ही बेच रहा है, तब भी उसको फायदा हो रहा है। और ये तब जब जिससे उसने खरीदा है वो खुद 1 केजी के बजाय 950 ग्राम्स का वेट यूज कर रहा है, मतलब उसको 50 ग्राम जो है वो शॉर्ट दे रहा है। लेकिन ये बंदा प्रॉफिट इस तरह से कमा रहा है कि ये हर किलो में 750 ग्राम ही देता है, तो ये उसका प्रॉफिट हो गया। तो ये आपको निकालना है। तो अब ये देखिए कि आपको प्रॉफिट निकालने के लिए, परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है कॉस्ट प्राइस क्या है और प्रॉफिट क्या है, तो फिर आप प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल देते हैं। या फिर यदि आपको ये पता हो कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये निकाल दें, और जैसे मान लीजिए 20% का फायदा होना है कि 1.2 आना चाहिए, तो एसपी जो है वो सीपी का जितने समझ लीजिए जो रेशियो आया है वहां से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से 20% है। सिमिलरली यदि मतलब आपको एसपी माइनस सीपी करने की जरूरत नहीं है,
सिंपली SP बाई CP करके, जैसे मान लीजिए 1.5 आ गया तो समझ लीजिए 50% हो गया, क्योंकि SP में से CP कटाएंगे और फिर CP करेंगे तो वही आ जाएगा 50%। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, देखिए 15 kg उसने लिया 180 के रेट से, बी ने 180 के हिसाब से 15 kg लिए, लेकिन उसको मिला है हर केजी के बदले 950 ग्राम्स, क्योंकि होलसेलर जो है बदमाशी कर रहा है। ठीक है, इसने खुद जब बेचा तो उसने 180 के हिसाब से ही बेच दिया, लेकिन ये 1 kg की बजाय 750 ग्राम दे रहा है। तो उसके पास कॉस्ट प्राइस में देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई 180 इंटू 15, क्योंकि 15 kg के हिसाब से उसने दिया है, भले उसको कितने भी केजी मिले, उसको होलसेलर ने बोला कि मैं आपको 15 kg दे रहा हूँ, ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। केजी है उसके पास कितने, 15 इंटू 0.95, इतना ही है, 15 kg नहीं है उसका, 95% 0.95, और इतने केजी को वो 750 में, हर 750 ग्राम को वो 1 किलो बता रहा है, तो इसमें कितने 0.75 होंगे, अब डिवाइड कर दीजिए। तो ये समझ लीजिए एप्पल का ढेर लगा हुआ है 15 इंटू 0.95, और वो 750 ग्राम्स के समझ लीजिए पार्ट बनाना चाहता है, ग्रुप बनाना चाहता है 750 ग्राम, कितने ग्रुप बनेंगे, तो ये जितने ग्रुप बनेंगे उनमें से हर एक ग्रुप के बदले वो 180 रुपये ले रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस जो है 10 इंटू 180 है। ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट हटा सकते हैं आप, ये हो गया 19, ये हो गया 15, ये कट गया तो आपका आ गया 19 इंटू 180, तो पैसे उसको इतने मिले और खर्च उसने इतने किए थे, तो सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस हो गया, तो आप देखिए 19/15, चार, ये 1.266 हो जाएगा, उस 6 से जो आगे बढ़ता जाएगा और उसका हो जाएगा 26.67, ये रेस्ट। ओके, यहाँ पर जो आप गलती कर सकते हैं, मतलब बच्चों ने किया होगा, 180 इंटू 15 को की वैल्यू निकाल दी, फिर ये निकाल के उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो 180 कैंसिल होने के बजाय उसका लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो गया, वो यदि अवॉइड कर लिया हो तो सिंपली 19/15 है जो क्या था 1.266। अच्छा, नेक्स्ट ये 18वां सवाल है। 18वां सवाल देखिए, एक 48 सेंटीमीटर की एज का सॉलिड क्यूब है, उसको मेल्ट किया गया और 64 सेंटीमीटर क्यूब के आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स बनाए गए, कितने बनेंगे। ये तो क्यूब की वॉल्यूम आपको पता ही है, x क्यूब होता है, तो उसका टोटल वॉल्यूम जो है वो, क्योंकि वो 48 के उसकी एज है, 48 इंटू 48 इंटू 48 हो गया, ये उसका वॉल्यूम हो गया, और जो छोटे छोटे क्यूब बने हैं उनमें से एक का वॉल्यूम है 64, तो ऐसे कितने होंगे इसमें आपको डिवाइड करना है, 16 तो 48 इंटू 36, 4 2 1728, ये इसका आंसर हो गया सेकंड। अब देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इसमें एक रोड के दोनों तरफ
दो पिलर लगे हुए हैं इक्वल हाइट के, रोड के किसी पॉइंट पे, रोड जो कि 150 मीटर वाइड है, उसमें बीच में कहीं एक पॉइंट लिया और दोनों पिलर के इलेवेशन एंगल्स लिए एक्स और वाई। तो 10x का है 2/5 है, 10y 3/5 है, तो पिलर्स की हाइट क्या है? तो अब ये समझिए, ये रोड है जो 150 मीटर है, समहाउ यहाँ पे कोई पॉइंट है, दो पिलर हैं इक्वल हाइट पे, यहाँ से एंगल ऑफ इलेवेशन ले रहा है, से दिस इज x एंड दिस इज y। इसका कहना है 10x इज 2/5 और 10y इज 3/5। तो आपको निकालना है कि इसकी हाइट क्या है। देखिए ये 150 है, तो आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये अभी अनसर्टेन है कहाँ पर है ये, और उसी वजह से अलग अलग एंगल ऑफ इलेवेशन आ रहे हैं। यदि बीच में होता तो दोनों एंगल ऑफ इलेवेशन एक जैसे होते। तो इसमें से आपको एक अज्यूम करना है, लेट अस से दिस इज L, ये कितना हो जाएगा 150 माइनस L। ओके, तो अब आप देखिए 10x क्या कह रहा है, मान लीजिए हाइट h, तो 10x बराबर h बाई L, यह 2/5 और 10y क्या है, ये भी h होगा, तो h बाई 150 माइनस L, ये कितना है 3/5। आपको क्या निकालना है, आपको h निकालना है। तो आप देखिए यहां से आप L जो है वो यहां से L जो है वो हो जाएगा 5h/2 और यह हट देना है। ओके, तो तीन बटे 5 बराबर h की जगह h बटा 150 माइनस L, L आपको हो गया 5/2, 5h/2। इसके बराबर क्या आ गया 3/5। तो अब देखिए 300 माइनस 5h हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2h बटे 300 माइनस 5h बराबर 3/5, ये हो जाएगा 10h बराबर 900 माइनस 15h, तो यह इधर ऐड हो जाएगा 25h बराबर 900, तो h बराबर 900/25, तो 25 से 75, 15 15 6 150, 36 हो गया। दो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने थे। ये देखिए दो पेंसिल, 19वां सवाल है, दो पेंसिल और 3 पेन की कॉस्ट इतनी है, 7 पेंसिल और 2 पेन की कॉस्ट इतनी है, तो एक पेन और एक पेंसिल की टोटल कॉस्ट क्या होगी? तो मान लीजिए पेंसिल की कॉस्ट है x, दो पेंसिल की हो गई 2x, और यदि पेन की है y, तो 3 पेन की हो गई 6y, इन दोनों में मिला के है 55, और 7 पेंसिल का 7x, 2 पेन 2y बराबर 65। इनको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आप 2 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 6y हो जाएंगे और वो कैंसिल हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में आप ये दोनों तरफ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फर्क पड़ना नहीं है, तो हम पहले को लिख सकते हैं 4x
प्लस 6y बराबर 110, और यहाँ हम कह सकते हैं 21x प्लस 6y बराबर 195। इसमें से इसको घटा दीजिए तो 17x बराबर हो गया 85, तो x बराबर हो गया 5। जब हम यहाँ रख देंगे तो 10 3y बराबर 55, तो 3y बराबर 45, तो y बराबर 15। 10 और 15 है, दोनों मिला के हो गए 25। वट 5 और 15 है, दोनों मिला के हो गए 20। इक्कीसवां सवाल। 21वें सवाल में एक नंबर इन्होंने बताया हुआ है जिसमें तो 2 डिजिट इन्होंने छुपा लिए हैं, उनको पी क्यू कह दिया। तो वो नंबर हो गया 11P9Q4, और ये क्या है 24 से यदि डिविजिबल है तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर पी क्यू क्या होगी। तो अब देखिए, ये जो आपको नंबर दिखा रहा है ये 11P9Q4, यदि ये 24 से डिविजिबल है तो ये किन किन नंबर से डिविजिबल होगा? 1 से होगा, 24 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, और 8 से भी होगा, और 12 से होगा। यदि 24 से डिविजिबल तो इन सब से डिविजिबल होना चाहिए। अब हमको P और Q की मैक्स वैल्यू बतानी है, क्या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो इस पे हम Q को मैक्सिमाइज करने की ट्राई करें और P को भी मैक्सिमाइज करने की ट्राई करें। तो Q को मैक्सिमाइज करने के लिए आप देखिए, यदि ये 8 से डिवाइड होना है तो आपको पता है कि लास्ट डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होती है। तो आप 9 से रखना शुरू करें, 0 रखने से गड़बड़ हो जाएगी, P Q 0 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऐसे नहीं मिलेगी। तो 9Q4 में Q की जगह 8 रखें और देखें डिवाइड होता है क्या। नहीं होता। चलिए, तो 9 तो वैल्यू गलत हो गई। फिर हम 8 रख के देखें, तो 8 जब आप रखेंगे तो 9 8 4, तो 9 8 1 8 8 16 2 8 24, ये डिवाइड हो जाएगा। 24 ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी। बाकी किसी भी नंबर से डिवीजन होता हो ना होता हो, यहाँ हमने 8 रख के ये देख लिया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 8 से ऊपर नहीं हो सकती। अब हम यदि P निकालना चाहें तो P में हम कौन सा रूल लगा सकते हैं? इसको 3 से, यदि 3 से डिविजिबल होना है, 3 के लिए हम रूल जानते हैं, तो 3 के लिए हम 9 से रखना शुरू करें, ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो बाकी जो डिजिट्स हैं 1 1 2 9 2 11 11 8 19 और 4 23, तो यदि हम यहाँ 9 रख देंगे तो 23 और 9 32 हो जाएगा, वो तो डिवाइड होता नहीं, गलत हो गया। यदि 8 रख देंगे तो 23 और 8 31 हो गया, तब भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। फिर आप 23 और 7 रख के देखें, ये 30 होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 8 और 7 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और भी बहुत सारे नंबर है नीचे जिनसे ये जो चीज है 24 से डिवाइड होगी, लेकिन मैक्सिमम के लिए 8 यहाँ और 7 यहाँ होना चाहिए। तो आपका आंसर आ गया 56। है थोड़ा टफ, इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। अब ये सवाल देखें, एक इलेक्शन है, उसमें 3 लोग हैं, हरि, कमल और ललित। टोटल वोट पड़े 6050। कमल को मिले 42% मोर देन द अदर टू, दैट इज हरि एंड ललित। ललित को सिर्फ 8% मिले। तो हरि ने कितने वोट किए?
अब देखिए ललित में यदि 8% वोट मिला है तो ये तो तुरंत निकल गया कि भाई 6050 का 8% कितना हुआ। चार सौ 48 हो गया, ठीक है, क्योंकि 0.08 करना था। 448 जो हरी के वोट हो गए। अब मान लो ललित को मिले हैं x, सॉरी ये ललित के हैं, ये ललित के वोट हो गए, ललित को 8% मिले हैं। इन्होंने हरी का पूछा है, ललित से हरी का है x, तो ललित और हरी का मिलकर हो गया 484 प्लस x, और ये जितना भी है इससे 42% ज्यादा तो है, वो मिला है कमल को। तो तीनों के वोट कितने हो गए, कमल का इतना हो गया प्लस इन दोनों का 484 प्लस x हो गया। ये जो है वो 6050 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये कमल का वोट है, तो ये इतना जो है वो कमल और हरी दो तीनों लोगों का वोट मिला, ये हो गया। तो इनको जोड़ के आपको 6050 करना है। तो आप देख रहे हैं कि 484 प्लस x जो दोनों में कॉमन है, ये बाहर कर दिया, अंदर हो गया 1 प्लस 1.42, तो हो गया 6050। तो 484 प्लस x हो गया 6050 बटे 2.42, 242 कर लीजिए, यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए और इसको करने की कोशिश करें। जीरो वेट 484 प्लस x, ये आपका जो आया 484 प्लस x जो आया वो आपका आया था 6050 डिवाइडेड बाय 2.42। ये क्लीनली कटना चाहिए। इसके यदि हम देखें 6050 00 242, ये 121 हो गया, यहाँ तक हो गया, ये जीरो हो गया, 121 जाएगा, इसमें 11 से जाएगा, 11 से चला जाएगा, ये 11 हो गया, क्या होता नहीं 22 8 70 5 55, ये हो गया, ये से जाएगा 11 22 5 2500। 484 प्लस x जो 2500 आ गया। तो x है आपका 2500 माइनस 500 का 2014 जोड़ दीजिए, 2016, ठीक है सर। ओके, so that is it. अब यहाँ देखें 23वां सवाल। 23वें में ये देखिए 4 नंबर्स हैं और वो चारों अंडर रूट के अंदर है और इनकी हमको वैल्यू बतानी है। तो इसमें पेशेंटली जो है वो आपको
सिंप्लीफाई करना है इसको, और इसको हम करने की ट्राई करें। तो क्योंकि सारे अंडरवुड में है इसलिए हम बड़ा सा लिख के अंदर सारे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1.24 इंटू 2.79 बाई 2.64 इंटू 5.94। अब क्योंकि इन्होंने सिंपल से आंसर दे रखे हैं, इसका मतलब इसमें काटने पे ऐसे नंबर्स आने चाहिए जो आप अंडरवुड निकाले जो दिक्कत ना हो। तो अब देखिए 4 से शुरू किया जाए, ये सारे पॉइंट हटा लीजिए, ये हो 31, चार, 1, 9, 16, 3, 4 से नहीं कट रहा है, दो खुशी की बात, 594 ही है, ये तो नहीं कटेगा भाई। टू 2.64 ये कटना चाहिए, 264, तो 2 ये हो गया 66। अच्छा, ये 11 से कटेगा, इज इट 4, 11, 44, 22, 2.79, क्यों 11 से कटेगा? ये है 2.79 बाई 5.94, 3 से कट जाएगा, वहाँ डाल लीजिए, 2, 198, 3, फिर 3 से कट जाएगा, चलिए तो 2,31/66 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 31/66, तो अंडरवुड था। चलिए 24वें में भी एक रेशियो वाला ही सवाल है। दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है 1,50,000 और 2,50,000, और ये कि जितना इन्वेस्टमेंट किया उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट शेयर करना है, गुड इनफ। तो प्रॉफिट जो है 6 लाख मिला, फिर उन्होंने 50,000 दोनों ने ऐड किया, और इस बार इनको प्रॉफिट हुआ 4,20,000 का, तो ए का उसमें शेयर कितना होगा? तो ये भी सिंपल रेशियो का सवाल है। एक का 1,50,000 है और दूसरे का 2,50,000, 250,000, तो ये हो गया आपका 3:5 का रेशियो। यदि 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो ए को कितना मिलना चाहिए? ए को मिलना चाहिए 3/8 इंटू 6 लाख, तो डिवाइड कर दें, 75,000 हो गया ये, इसका मतलब 2,25,000 मिल जाएंगे ए को, तो बी को बाकी के मिल गए। 6 लाख में से 2,25 गए तो 2 गए तो 4, 375, तो ए का हो गया इतना, बी का हो गया 375,000। ये इन्वेस्टमेंट के रेशियो में हमने बांट दिया।
अब इसमें दोनों ने 50,000 और लगाए तो इसके हो गया 275,000, 275 के कह सकते हैं, और इसका हो गया 375 के, सॉरी 425 के। अब जो नया प्रॉफिट है वो 4,20,000 का है। 4,20,000 को 275 और 425 के रेशो में डिवाइड करना है। तो आप ये कह सकते हैं एक शेयर के लिए 4,20,000 इंटू 275,000 प्लस 375,000, ये कितना हो गया? 3 2 5 6 6.5 6,50,000। एक को इतना मिल जाएगा क्योंकि उसका जो मेरा मतलब है कि जो उसका प्रॉफिट हुआ है 275 उसका शेयर है, 275 कितने में से? 650 में से, दोनों में के हमने हटा दिया, इंटू आप 4,20,000 यहाँ करते हैं। ये ओके, 275 50 4 2 6 7 हुए एक्चुअली, नॉट 650 700, 275 425, ओके। तो 700 तो ये आपके दो यहां से कट गए, ये हो गया 12 16, 1,65,000, 1,65,000 एक शेयर हो गया, ठीक है। क्या देखिए, एक कार्ड है, कह रहा है वन कार्ड ऑफ a circle is given as 20.5 centimeter, so the radius of the circle must be, यदि किसी कार्ड की लेंथ दी हुई है तो उसका रेडियस कह रहा है 10.5 10 से ऊपर होगा, या इक्वल टू ग्रेटर देन 10.25 होगा, या लेस देन 10.25 होगा, या एग्जैक्टली 10 होगा। अब देखिए एक सर्कल होता है, इसका सबसे बड़ा कार्ड है डायमीटर होता है, इन्होंने कहा कोई कार्ड है 20.5 होता है, ये कार्ड कहीं भी हो सकता है, यदि ये डायमीटर पे हुआ तो इसके रेडियस जो 10.25 हो गया, तब तो चौथा आंसर सही हो जाता। लेकिन ये कार्ड कहीं भी हो सकता है, अब डायमीटर के अलावा कहीं भी हुआ, यदि ये 20.5 है तो इसका मतलब डायमीटर से इससे ज्यादा ही होगा, इसका मतलब रेडियस जो है 10.25 से ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि ये कार्ड जो बता रहा है यदि डायमीटर है तब तो 10.25 रेडियस हुआ, डायमीटर नहीं है एनीवेयर एल्स है तो 10.25 से ऊपर होगा रेडियस, तो सेकंड आंसर जो है वो सही हो गया। ये 26वां सवाल जो है, ये एक ग्रुप डेटा है जिसमें आप एक लोअर लिमिट होती है और हायर लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर जितने आते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी आप सारे नोट करते जाते हैं। तो ऐसे 5-6 जैसे ग्रुप हो गए, तो उसके विड्थ के बारे में एक फॉर्मूला है, वो क्या है कि यदि ऐसा कोई ग्रुप डेटा आपको दिया हुआ है और उसका मोड निकालना हो, तो मोड होता है जो ग्रुप है उनके जो क्लास विड्थ है उसमें से लोअर, मतलब जिस पर्टिकुलर ग्रुप में मोड पड़ रहा है उसकी लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस
एफ नॉट बटे 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। f1 जो है मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी है, f नॉट उसके पहले वाली और f2 उसके बाद वाली क्लास की। ओके, तो यहाँ पर मोड को बता रखा है इन्होंने 48.5 और जो क्लास है उसकी लोअर बाउंड्री जो है 46.5 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मोनोल क्लास 34 है, तो यहाँ 34 आ गया। जस्ट प्रोसेसिंग 32 है तो यहाँ 32 आ गया। 2f1 जो है वो 64 हो गया, 68 हो गया था। माइनस एफ नॉट अगेन 32 माइनस सक्सीडिंग क्लास की 25 इंटू एच। एच आपको निकालना है विड्थ। ये फार्मूला जो है 11th की क्लास में, तो इसको निकालें तो इधर आ जाएगा 2, इसको यहाँ ले आएंगे। 34 माइनस 32 जो है वो भी हो गया 2 बटे 32 और 25 तो 52 और 5 57 तो 68 माइनस 57 जो हो गया 11 इंटू एच। तो यहाँ से आपका एच निकाला है 11। सिंपल फार्मूला बेस सवाल था, 11 में जो उन्होंने मेहनत की होगी उनको याद होगा ये। ये एक ब्रैकेट वाले सवाल हैं सिंप्लीफिकेशन के, जिसमें आप देखिए takes a lot of time to refresh। चलिए, तो इसमें आपको पता है कि जो ब्रैकेट वाले सवाल होते हैं उसमें आपको प्लस और माइनस सबसे बाद में करना होता है और ब्रैकेट पहले आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ देखें जो सवाल है आपका इस तरह से है 1/8 ये बड़ा ब्रैकेट शुरू हुआ यहाँ से प्लस 1/6 इंटू, यहाँ तो छोटे ब्रैकेट हैं 36/45 24/25 माइनस 12/21 into 14/15 divided by 24/45 plus 27/36। तो यहाँ पे आके ये मिडिल वाला बंद हो गया, यहाँ पे बड़ा वाला बंद हो गया। तो आप देख रहे हैं कि पहले आप मिडिल वाले ब्रैकेट को तोड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपको चाहिए और उसके लिए पहले आपको ये छोटे वाले ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करें हम, तो 12/21 इंटू 14/15 और इसको हमने 45/24 दिया, तो हो गया 3, ये हो गया 7 में 14। तो इसकी तो वैल्यू आ गई 1, तो हम इसकी जगह 1 लिख सकते हैं और इसको यदि हम देखें 36/45 इंटू 25/24 2 5/6। तो यहाँ आ गया 5/6 और यहाँ आ गया 1। तो आपका क्या हो गया फाइनल, ये हो गया 1/8
प्लस 1/6 इंटू 5/6 माइनस 1 प्लस 27/36। ओके, तो ये आपका हो गया 1/8 प्लस 5/36 माइनस 1 प्लस 27/36। तो अब इसमें आप 72 कर लीजिए, 2 और 9 हो जाएगा 9 प्लस 2 और 10 माइनस 72 प्लस 54/72। ये होगा आंसर आपका। तो 54 प्लस 19 64 और 9 73 माइनस 72 इज 1, तो हो गया 1/72। ये तो pretty easy था, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इस सवाल में देखिए, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। ये कह रहे हैं जो प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपये है, 20% पर एनम जो रेट है, और उस पर इंटरेस्ट आया 4641। यदि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की गई है तो कितने साल के लिए ये इन्वेस्टेड था। टाइम इसमें पूछ रहा है, बाकी उन्होंने प्रिंसिपल, रेट और इंटरेस्ट दे रखा है। तो अब देखिए इसमें जो ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 6, तो 10,000 रुपीज का 20% के हिसाब से 2 साल में कितना होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो 40%, तो 10% 1,000 हो गया, तो 40% 4,000 रुपये हो गया। ठीक है, 3 साल में कितना होता, 60% हो जाता, तो 6,000 हो जाता। तो 3 साल वाला हो नहीं सकता, 2 से ऊपर हो नहीं सकता इनफैक्ट, क्योंकि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4,000 हुआ, और 4,000 पे यदि आप कंपाउंडिंग करते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। यदि सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो 4,000 से बढ़कर थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन यदि हम 3 साल करते हैं तो 3 साल में तो सिंपल इंटरेस्ट ही 6,000 हो गया। तो ये फिगर जो है वो 3 की तो हो नहीं सकती, इनफैक्ट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो 2 ही इसका आंसर है, 2 आ जाएगा। ये तो आपने ऐसे वैसे यदि एजेंट है तो ये बन जाएगा इस तरह से। अदरवाइज आपको जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से 1 साल पे जो मतलब हाफ ईयरली करना है तो 10% हो गया 6 महीने का। तो आपका जो फार्मूला है उसके हिसाब से जो आपका अमाउंट है ए इज पी इंटू 1 प्लस R/100 एंड हाउ मेनी टाइम्स ईयर। हाफ ईयरली है तो यहाँ पर इन्होंने किया, दोनों मिला के हो गया 14,641। ये 14,641 हो गया, ये 10,000 हो गया, यहाँ 1 प्लस 10% हो जाएगा हाफ ईयरली, तो 1/10। और कितने हाफ ईयरली हैं ये n निकलेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ नीचे आके हो जाएगा ये 14,641 बटे 10,000 बराबर 1/10 होगा, तो 1 प्लस 11/10। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है
तो ये आप देख रहे हैं कि 10 का यहाँ पे फोर्थ पावर है, एंड देयरफॉर मोस्ट प्रोबेबली ये 11 का फोर्थ पावर होगा। तब इसको आप 11/10 ये लिख पाते हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं कि n जो है वो 4 है, क्योंकि 4 हाफ ईयर लिए हैं तो 2 साल है। आपको सिर्फ ये देखना है कि 11 का फोर्थ पावर ये है कि नहीं, आई मीन रेस्ट टू द पावर 4 ये है कि नहीं है, ये आपको देखना है। तो 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 होता है, 121 इंटू 121, ये आपको चेक करना है कि वेदर दिस इज 14,641 और नॉट। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। 121 हो गया और ये 242 हो गया और ये अगेन 121 हो गया। 1 4 6 4 47 हो गया। यहाँ पे n जो है वो क्या आ गया, एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, लेकिन अदरवाइज आप देखिए जो इसमें फिगर दिया हुआ है और ये ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से 2 के अलावा कुछ हो नहीं सकता था। ट्वेंटी 29 सवाल देखें। एक आदमी है जो कोई चीज बेच रहा है, उसकी प्राइस से मार्क कर रखी है कॉस्ट प्राइस का 42% ऊपर, 142% कर रखी है। उसके बाद वो 15% डिस्काउंट ऑफर करता है, तो उसका प्रॉफिट क्या है? तो देखिए 42%, मान लीजिए उसने 100 रुपए का लिया हुआ है, यदि 100 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है तो 142 जो है ये इसकी मार्क प्राइस हो गई, और मार्क प्राइस को वो 15% डिस्काउंट पे दे रहा है। इसका मतलब इसका वो 0.85 ही मांग रहा है, तो ये हो गया उसके सेलिंग प्राइस। और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 100। तो ये जितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग, भाई उसका उतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप 142 में सिंपली 85 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक 3 तो ये आपका हो गया 0.7। तो उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो है 120.70, 0.85 था यहाँ। तो यही है कि 100 के बदले उसको 120.70 मिले, तो आपका 20.7% प्रॉफिट हो गया। तो नियरेस्ट ये उसका 21 है, यहाँ 21 आ गया। ठीक है सर। लास्ट सवाल जो है इसमें है नहीं, लास्ट सवाल मुझे अपने फोन से देखना पड़ेगा। ये 30th क्वेश्चन है और ये सिंपल इंटरेस्ट पे है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता ही है, इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल फार्मूला है, और इस फार्मूले को यूज़ करने की बजाय आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं, 2800 रुपये पे 10% के हिसाब से 3 साल का। तो पहले आप 10% के हिसाब से 1 साल का निकाल लें तो 280 हो गया, और 3 साल का जो है 223 हो गया। तो जो x है वो 280 इंटू 3 है, मतलब 840 रुपये। और दूसरे केस में ये कह रहे हैं कि 1736 जो है वो इंटरेस्ट है 6200 पे,
14% के हिसाब से y ईयर्स के लिए। यहाँ 0.4 करना पड़ेगा। तो आप देखें कि 6200 का जो 14% हुआ, $868। तो ये आपका 868 जो है वो तो यहाँ से आपका y जो है वो 2 आ गया। 736 जो है 2। ओके, तो आपका x बाई वाई की जो वैल्यू हो गई वो 840/2 यानी 420। ओके।